नमस्कार दोस्तों, जीडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आई एम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 10 स्वराज के लिए संघर्ष हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर 10 स्वराज के लिए संघर्ष। कल के वीडियो में जो हमने बताया 1905 तक कल एंड हुआ था और आज 1905 से ही आगे ये बढ़ता है। 1905 में ऐसा क्या होता है कि हम लोग स्वराज के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए। उसमें सबसे बहुत एक डिसीजन लिया अंग्रेजों ने कि बंगाल को विभाजित कर दिया। और बंगाल को विभाजित करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी? उनकी बड़ी गहरी सोच थी। उन्होंने ये बताया कि हम ये प्रशासनिक असुविधा, हमको प्रशासन में चलाने में असुविधा का सामना करना पड़ा है, इस कारण से बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। वास्तव में ये कारण नहीं था। कारण ये था फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों की मंशा यहां पर ये थी। इसीलिए 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। 1905 बंगाल विभाजन। और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। पूरे बंगाल में बहुत ही तीक्ष्ण प्रतिक्रिया इसकी हुई। लोगों ने इसको शोक दिवस के रूप में मनाया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी। और इसी दौरान स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन भी शुरू हो जाता है। बंगाल विभाजन 1905 होता है, 1905-6 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो जाता है। और यहां पर भी लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम स्वदेशी चीजें अपनाएंगे और विदेशी चीजों को बहिष्कृत करेंगे। स्कूल कॉलेज सभी का बहिष्कार कर दिया जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। और जो उनके द्वारा कपड़े यहां पे आए तो उन सब का बहिष्कार किया गया था। लोग खादी का कपड़ा पहनने लगे। ये उस समय की परिस्थितियां थी, बंगाल विभाजन के समय और स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन के समय। 1905 में ही बनारस अधिवेशन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले उसकी अध्यक्षता करते हैं। यहां पर पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। जो मैं बोल रहा हूं सारे क्वेश्चन इस समय पूछे जा चुके, फैक्ट चल रहा है। और क्या घटना हुई भाई 1905 में? 1905 में तो नहीं, लेकिन उस 5-6 में, अब उसके आगे धीरे धीरे हमारा ये जो राष्ट्रवाद है आगे बढ़ता चल रहा है। और 1905 में जिस व्यक्ति ने बंगाल विभाजन का जो प्रमुख व्यक्ति जिम्मेदार था वो था लॉर्ड कर्जन। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारतीय एकजुट रहें। इसीलिए मैंने कहा फूट डालो कि राज करो की नीति को उसी ने ही लागू किया। 1906 में स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। अब ये 1906 तक का डेवलपमेंट आपको पता चल गया। अब 1907 में क्या होता है? हमने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस में दो विचारधाराएं काम करने लगी। कल के वीडियो में हमने कहा था ये बात। वो डेवलपमेंट चल गया। एक नरम दल, दूसरा गरम दल। नरम दल के लोग याचना जैसी बात, मतलब नरम तरीके से अपने स्वराज या स्वशासन, अभी 1905 का जो अधिवेशन उसमें स्वशासन की बात कही थी उन्होंने, कांग्रेस ने, वो स्वशासन की तरफ अग्रसर थे। स्वराज जैसी बात कांग्रेस की मन से नहीं आई। स्वशासन मतलब भारतीयों का शासन।
अब 1907 में ये जो नरम दल थे और गरम दल, इनका मतभेद इतना तीव्र हो गया कि ये विभाजित हो गए। और ये 1907 का अधिवेशन होता है सूरत में। अब गरम दल कांग्रेस से बाहर, नरम दल अंदर, पूरा वर्चस्व हो गया नरम दल वाले लोगों का कांग्रेस पर। ये बहुत बड़ी बात हुई भाई कि आप जिस स्वतंत्रता के लिए एकजुट होने की बात करते हैं उसी में दरार पड़ने लगी। कांग्रेस तो यही तो चाहती थी, अंग्रेज तो यही तो चाहते थे। ये आपके अंदर फूट पड़े तो को कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ गया। लेकिन इन लोगों ने समय रहते चेत लिया। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल पुनः एक हुए और कांग्रेस के मंच पर आए। वो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में और उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका पीसीएस में और आईएएस में। लखनऊ अधिवेशन, नरम दल और गरम दल कब एकजुट हुए, पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है। तो लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। अब यहां तक ये फिनिश हुआ, 1907 तक फिनिश हुआ। अब 1906 में एक और घटना मैं आपको बताता हूं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में। यही वो अंग्रेज चाहते थे कि इन जैसे कांग्रेस एक संस्था है उसी प्रकार से मुस्लिमों की भी एक संस्था हो जाए और इस कांग्रेस की जो संस्था को उसको काउंटर करे, और यहीं से फूट पड़ेगा हिंदू और मुस्लिम में। काफी हद तक वो सफल भी रहे, मान भी सकते हैं, क्योंकि 1947 का जो विभाजन था वो उसी फूट डालो राज करो की नीति पर ही हुआ। उन्होंने एक अपना अलग देश ले लिया। अब इसके यहां पर एक और बात बताएं कि जब ये 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो अंग्रेज काफी हद तक सफल इस मामले में हुए कि उन्होंने शिक्षित मुस्लिम वर्ग को अपनी तरफ मिला लिया, लेकिन निचले तबके के जो मुस्लिम थे वो कांग्रेस के सपोर्ट में ही रहे और स्वराज के लिए संघर्ष करते ही रहे। ये बड़ी अच्छी बात हुई यहां पर। अब इस नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। सब डेवलपमेंट ही चल रहा है। 1909 में मार्ले मिंटो का सुधार आता है। कहने को तो सुधार था लेकिन था कुछ और। मार्ले भारत मंत्री था और मिंटो भारत का वायसराय था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पारित किया गया। इसमें क्या हुआ कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया गया, यानी कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और उन मुस्लिम मतदाता ही उनको वोट देंगे। फूट डालो राज करो नीति की और प्रभावी बनाया गया। इसका भी विरोध हुआ मार्ले मिंटो सुधार का। अब यहां तक 1909 तक आपका कंप्लीट हो गया। फिर 1911 में एक और बड़ी बात होती है कि अंग्रेजों को ये लगा कि भारतीय जो राष्ट्रवाद है, वहां पर भी थिंक टैंक थे ब्रिटेन में, वो लगातार सोचते रहते थे क्या कारण है, क्या कारण, राष्ट्रवाद क्यों बढ़ रहा है। तो राष्ट्रवाद लगातार बढ़ रहा था, नई नई बातें हो रही थी। तो वहां के थिंक टैंक लोगों ने सोचा, एनालाइज किया कि इसके मूल में क्या कारण, क्या हमने ऐसा चेंज कर दिया। तो उनको कारण क्या नजर आया? बंगाल विभाजन 1905। अब ये 1905 का जो बंगाल विभाजन है, अब उन्होंने कहा कि इसको रद्द कर दो। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, वहां पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उसके पश्चात एक और काम हुआ, राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी गई। कलकत्ता सेंटर हुआ करता था, विद्रोह की चिंगारी उपज रही थी वहीं से, उसको हटा के दिल्ली कर दिया कि बवाले समाप्त हो जाए, सब वहीं से संचालन करेंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके पश्चात आता है 1911 के बाद में हम अब आगे बढ़ते हैं। तो 1915 में होम रूल लीग आंदोलन होता है।
एनी बेसेंट के द्वारा, यानी स्वशासन। उनका भी मानना था भारतीयों का ही शासन हो। थी विदेशी महिला, आयरलैंड की मूल रूप से, लेकिन भारत में आके भारतीयों की स्थिति देख के यहीं की होकर रह गई और यहीं से उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को के प्रति उनकी संवेदना जगी और उसको सपोर्ट करने लगी। एनी बेसेंट की होम रूल लीग एक तो थी ही, और लाल बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया। काफी हद तक ये लोग सफल भी रहे। इसके पश्चात की घटना होती है कि यहीं कहीं पर 1915 के इर्द गिर्द भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रादुर्भाव होता है, महात्मा गांधी का। 1915 में भारत लौटते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, वहां से फिर भारत आते हैं और भारत की स्थिति परिस्थिति देखते हैं तो उनको लगता नहीं अब यहां पर हमको कुछ किया जाना, अपने मातृभूमि में कुछ किया जाना शेष है, अब मैं यहां के लिए ही कुछ करूंगा। उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है और उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। फिर गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने कहा कि पहले तुम भारत की राजनीति में डायरेक्ट एंट्री न लो, पूरे भारत का भ्रमण करो, हर जगह का वस्तुस्थिति देखो, जानो, समझो क्या है, कैसे नहीं है। उन्होंने उनके अनुसार वही काम किया, पूरे भारत का भ्रमण किया, सारी जनता के मनोभाव को समझा, देखा जनता चाहती क्या है और जनता क्या चाहती, हमें क्या करना, जब पता चल जाए तो जो भी आप काम करेंगे वो सफल हो जाएगा। अब वो 1916 तक भ्रमण किए, फिर 1917 में अपना जो उनकी फिलॉसफी थी, एक सत्याग्रह की और अहिंसावादी नीति। सत्य और अहिंसा उनके दो मूल अस्त्र थे। इसी के बल पर वो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी ऊंचाई को उन्होंने गेन किया। अब 2-3 उस समय आंदोलन छोटे छोटे उन्होंने किए और तीनों सफल रहे। 1917 में एक था चंपारण, पहला उन्होंने जो अपना सत्याग्रह किया वो चंपारण में, बिहार में, तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध, नील की खेती उगाने के विरुद्ध, जो कैश क्रॉप जबरदस्ती अंग्रेज हम लोगों से उपजाते थे, उसको उन्होंने बंद करने की मांग की, हम नहीं बोएंगे इसको। वहां पर ये सफल रहे। अहमदाबाद में मिल मालिकों के विरुद्ध अतिरिक्त बोनस की मांग कर रहे थे, जो मजदूर वर्ग थे 50% ये मांग रहे थे, और वो मजदूर वर्ग और जो मिल मालिक थे वो 22% 21% के आसपास देने पर सहमत थे। लेकिन गांधी जी के प्रयत्नों के द्वारा 35% पर बात बन गई। खेड़ा में भी ऐसे खेड़ा सत्याग्रह किया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में किसानों के उसमें सपोर्ट में उन्होंने सत्याग्रह किया। ये तीन जगह इन्होंने जो सत्याग्रह किया, तीनों सफल रहे। पीसीएस में कई बार क्रम पूछता है कि कौन सा सत्याग्रह गांधी जी ने सबसे पहले स्टार्ट किया, और क्रम में लगाइए, उसको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाइए। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये आप लोग जान लीजिए, यहां पर सफल रहे। इसके पश्चात इन्होंने एक काम और किया, एक आंदोलन जस्ट 1921-22 में, लेकिन उससे पहले की एक घटना बता दें। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल महाराज की गिरफ्तारी होती है। क्यों? अंग्रेजों ने रौलट कानून लाया था भारत में। इस कानून को के अगेंस्ट सैफुद्दीन किचलू और सतपाल ने बहुत लंबी जनसभा एकत्रित की थी, और इस कानून में था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किसी भी व्यक्ति को उठा लिया जाता था और कोई सुनवाई नहीं होती तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी के विरोध में एक जनसभा हुई। अब वहां से जो अंग्रेज पुलिस वाले थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिए, चलो भाई जेल के अंदर। अब इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। ये बात है 1919 की।
अब उस समय जनरल डायर था वहां पर, उसने बिना किसी पूर्व सूचना के जलियांवाला बाग में पहुंचकर सभी निहत्तों पर गोली चलवा दी। हजारों लोग मारे गए उस समय। ये उस समय 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अब इसके पश्चात आता है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि वो पहले से ही शुरू था, 1914 से 1919 तक। प्रथम विश्व युद्ध में ये होता है कि यूरोप के जो देश हैं वो तुर्की पर आक्रमण नहीं करेंगे। क्यों नहीं आक्रमण करेंगे? तुर्की का जो खलीफा था उसको पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त थी मुस्लिमों के द्वारा, तो इसी का सपोर्ट भारतीय मुसलमान भी कर रहे थे। और इन्होंने उसका सपोर्ट करने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया 1920 में। और इसी समय गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन भी शुरू किया। असहयोग आंदोलन मतलब में किसी भी प्रकार से हम ब्रिटिश शासन का सहयोग नहीं करेंगे, ना तो लोग बच्चे स्कूल जाएंगे, ना वकील वकालत करेंगे, ना टीचर पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं, सारा कुछ बंद। और गांधी जी ने एक नारा दिया, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, हम 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार किया। यह भारत में असहयोग आंदोलन पहला आंदोलन ऐसा था जो पूरा का पूरा भारत को कवर कर रहा था। इसके पहले कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था कि जो पूरे भारत को कवर करे। यह भारत का प्रथम इसको आप कह सकते प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं। अब हुआ आंदोलन व्यापक रूप से, लेकिन एक बात आई, 1922 में घटना घट जाती है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर। वहां पर 22 पुलिसकर्मियों को भीड़ ने जिंदा जला दिया। गांधी जी भाई अहिंसावादी, अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने जैसे घटना सुनी तुरंत वो उस आंदोलन को विड्रा कर लिया। जिस समय उन्होंने विड्रा किया उस समय वो आंदोलन अपने पीक पर था, पूरे शराब पर था, उसमें कोई दो राय नहीं, और जनता भी तैयार थी। लेकिन वो घटना घटने के 22 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की वजह से उन्होंने विड्रा कर लिया। गांधी जी की तो इतनी बुराई हुई कि परेशान गांधी जी, किसको किसको जवाब दें। लेकिन गांधी जी ने जो किया बहुत सही किया था। अपने सहयोगियों से बताया, उन्होंने पूछा सब लोगों ने कि क्यों भाई ऐसे आपने किया, जब आंदोलन अपने शिखर पर था तो आप विड्रा कर लेते हैं, ये कौन बात हुई? तो उन्होंने बताया सभी को कि हमारे लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया है और अंग्रेज 2200 को मारते, क्योंकि उस आंदोलन में हिंसा व्याप्त हो गई। अब तो उनके पास हथियार आ गया। आप आज के डेट में देखें, कोई भी धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक आप करते हैं तो पुलिस एकदम मूक दर्शक होकर देखती रहती, कुछ भी पुलिस बोलती नहीं है, बस रहेगी वहां पर, लेकिन आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। लोकतंत्र है भारत में, अपना मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं। लेकिन जैसे आपकी भीड़ ने एक पत्थर मार दिया, पुलिस वालों को मौका मिल गया। अब आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठी चार्ज, फिर गोलीबारी, दुनिया भर के जितने हिंसात्मक साधन पुलिस के पास हैं सब प्रयोग कर देते हैं, कुछ बचता नहीं है उसके बाद में। इसलिए गांधी जी की जो सोच उस समय थी अहिंसावादी, वो आप मान के चलिए हमेशा सफल रही है। 1922 तक हम जब यहां पे आते हैं, अब यहीं पे ये आंदोलन असहयोग आंदोलन विड्रा कर लिया था, यहां पर ये चैप्टर क्लोज हो रहा है। इसके पश्चात हम अगले चैप्टर की, कल जो चैप्टर है इस 1922 के बाद वाली सारी घटनाओं को कवर करेंगे। यहां तक का पूरा डेवलपमेंट जितने भी हैं हमने अक्षर सा बताया, और आगे जो स्वतंत्रता तक, शायद कल के चैप्टर में होगा स्वतंत्रता तक या कुछ और पहले तक होगा, उसको कल कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।